तो क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं लंग कैंसर में? T1, T2, N0 ऑफ लंग कैंसर का मैनेजमेंट, स्टेज 3 का अलग से आ सकता है, N2 का मैनेजमेंट, क्योंकि N2 का मैनेजमेंट बहुत कंट्रोवर्सी है। SBRT थेरेपी क्या होती है और उनके सर्जरी से एविडेंस कंपेयर करने हैं। EBUS, मीडियास्टिनोस्कोपी, रोल ऑफ PET-CT इन लंग कैंसर, ये सब पे 343 का नंबर है। ठीक है, मिडिल एज पर्सन है, लोकलाइज नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है राइट अपर लोब में, तो उसका PFT इंटरप्रेट करना है सर्जरी प्लानिंग में। लिम्फ नोड स्टेशंस लंग कैंसर के और टाइप्स एंड रोल ऑफ लिम्फेडेक्टमी ऑफ NSLC। लंग कैंसर की एपिडेमियोलॉजी, रिस्क फैक्टर्स एंड रोल ऑफ सर्जरी एंड द न्यूअर एजेंट्स। तो एपिडेमियोलॉजी एंड रोल रिस्क फैक्टर्स मैंने नहीं कवर किया। ठीक है, CIA मीडियास्टिनोस्कोपी हो गई है, EGFR इनहिबिटर्स हो गया है, SVC सिंड्रोम अलग से तो नहीं पढ़ा है मैंने। ठीक है, मेटास्टेटिक लंग कैंसर में सर्जरी का क्या रोल है, तो मैंने ओलिगोमेटास्टेटिक पढ़ा है। ठीक है, फिर रोल ऑफ लर्जी, मिनिमल एसएफ सर्जरी इन द लंग कैंसर एंड मॉलिक्यूलर टूल्स थाइमोमास, इसने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, तो हम इस बार ये एंटिसिपेटेड क्वेश्चन है क्योंकि 9th एडिशन आ गया है AGCC का एंड हम 8th पढ़ रहे थे, तो पोटेंशियल क्वेश्चन है कि डिफरेंस क्या हो सकता है 9th एडिशन में एंड 8th एडिशन में। ठीक है, तो पहले हम 8th एडिशन को थोड़ा देख लेते हैं। 8th एडिशन में क्या है, कार्सिनोमा इन C2, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा इन C2, एडिनोकार्सिनोमा इन C2, TIS में आते हैं। ठीक है, तो एडिनोकार्सिनोमा C2 जो लेस देन 3 सेंटीमीटर इन साइज विथ प्योर लेपिडिक पैटर्न, दैट इज TIS। T1 less than 3 centimeter surrounded by lung and viscera without bronchoscopic evidence of invasion, more than one lobar bronchus and not in the main bronchus। तो इसमें भी इसने TIS अलग से था, एक MI है, that is minimally invasive adenocarcinoma, एडिनोकार्सिनोमा लेस देन 3 सेंटीमीटर, ये भी प्योर लेपिडिक पैटर्न है, पर इसमें जो इन्वेजन है वो 5 mm का है। ठीक है, ये डिफरेंस है, इसमें 5 mm का इन्वेजन नहीं था, इसमें 5 mm का इन्वेजन है, इसलिए वो मिनिमली इन्वेजिव में रखा है। T1A लेस देन 1 सेंटीमीटर, T1B 1 to 2 सेंटीमीटर, T1C 2 to 3 सेंटीमीटर। तो लेस देन 3 सेंटीमीटर को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ABC 1 1 to 2 2 to 1, लेस देन 1 1 to 2 2 to 3। अब T2 is 3 to 5। अब इसमें क्या हो सकता है, इन्वॉल्व मेन ब्रोंकस पर डिस्टेंस फ्रॉम द कैराइना का फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, पर कैराइना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इन्वेंट्स टू विस्लर प्यूरा एंड एटिलेक्टेसिस, ऑब्स्ट्रक्टिव न्यूमोनाइटिस, और तो ये 3 चीजें होती हैं, विस्लर प्यूरा, एटिलेक्टेसिस, ऑब्स्ट्रक्टिव न्यूमोनाइटिस। तो T2A में भी 3 to 5 है ना, तो 2 में डिवाइड किया है, 3 to 4 and 4 to 5। 3 is 5 to 7। इसमें 3 P आते हैं, पैराइटल प्लूरा, फ्रेनिक नर्व एंड पेरिकार्डियम। ठीक है, एंड अगर एक लंग में सेपरेट ट्यूमर नोड्यूल इन द सेम लोब, तो ये 2 लोब है, अगर इसी लोब में दूसरा एक नोड्यूल है तो वो भी T3 में आएगा। T4 is more than 7 सेंटीमीटर, तो ये विस्लर प्लूरा, पैराइटल प्लूरा, फेनिक नर्व और पेरिकार्डियम को छोड़ के अगर कुछ भी इन्वॉल्व होता है तो वो T4 में आता है। ठीक है, अब N1 इप्सिलेटरल पेरीब्रोंकियल लिम्फ नोड्स, तो इसका निमोनिक अवनीत ने बताया था, हाइलार, इंटरलोबार, लोबार, और क्या था अवनीत, हाइलार, इंट्रापल्मोनरी
सारे डबल डिजिट वाले ना, 10 नंबर पे हाइलार आता है, उसके बाद अंदर लंग के अंदर जाते रहते हैं, तो हाइलार, इंटरलोबार, लोबार, सेगमेंटल, सब सेगमेंटल, हिल्स था, ठीक है, सब डबल नंबर वाले। तो हाइलार, इंटरलोबार, लोबार, सेगमेंटल एंड सब सेगमेंटल, तो इसका निमोनिक हिल्स था, ठीक है। N2 में इप्सिलेटरल, मीडियास्टिनल एंड सब कैराइनल लिम्फ नोड्स, इप्सिलेटरल, और N3 में कॉन्ट्रालैटरल मीडियास्टिनल, कॉन्ट्रालैटरल हाइलार, स्कैलीन नोड्स एंड सुप्राक्लैविकुलर लिम्फ नोड्स, तो ये सब N3 में आता है। M1A, M1B, M1C। एक्स्ट्रा थोरैटिक मेट्स, लंग से बाहर मेट्स पहुंच गया है, चाहे वो सिंगल ऑर्गन हो चाहे मल्टीपल ऑर्गन हो, M1C है। प्लूरल इफ्यूजन M1A है, ठीक है। पेरिकार्डियल नोड्यूल्स एंड प्लूरल ट्यूमर्स इन अ सेपरेट ट्यूमर इन अ कॉन्ट्रालेटरल नोड्यूल, लंग लोब, मतलब यहाँ पे ट्यूमर है, यहाँ पे भी आ गया कॉन्ट्रालेटरल लोब, तो M1A। सेम लोब में था तो T3 था, अपोजिट और दूसरे लोब में है तो T4 है। सिंगल एक्स्ट्राथोरेसिक मेट्स इन द सिंगल ऑर्गन, ठीक है, तो सिंगल ऑर्गन में है तो M1B है। तो जो सिंगल ऑर्गन ओलिगोमेटास्टेटिक और लिमिटेड स्टेज डिसीज बोलते हैं, तो इसमें आजकल सर्जरी और SBRT का रोल है, इसलिए ये अलग से डिवाइड किया गया है। अब इसमें आ जाओ 9 एडिशन में हमारा क्या डिफरेंस है। तो हमने ऑलरेडी ये पढ़ चुके थे, 9 एडिशन में T स्टेजिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एक यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस दिखाता है कि थोरेसिक नर्व रूट्स, thoracic nerve roots and stellate ganglion, अगर ये इन्वॉल्व होता है तो ये T3 होता है। तो T3 में हमने ऑलरेडी पैराइटल प्लूरा, पेरिकार्डियम, फ्रेनिक नर्व और इसमें अजाइगस वेन भी है, ठीक है। अजाइगस वेन और चेस्ट वॉल ये सब T3 में है। इसके साथ साथ थोरेसिक नर्व रूट्स एंड स्टीलेट गैंग्लिया भी T3 में है, तो एक ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है कि इसने N2 को N2A और N2B में डिवाइड कर दिया है। तो N2 क्या है, सिंगल इप्सिलेटरल मीडियास्टिनल नोड, तो वो N2A है, और मल्टीपल इप्सिलेटरल मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स, तो वो N2B है। रेस्ट ऑल स्टेजिंग इज सेम, और इसने C1 को भी C1 C2 में डिवाइड किया है। तो मल्टीपल एक्स्ट्रा थोरेसिक तो है, सिर्फ लिवर में, मान लो लिवर में है लंग के बाद, तो लंग सिर्फ लिवर ही लिवर में है तो वो C1, पर अगर लिवर के साथ साथ एड्रिनल में भी चला गया, ठीक है, तो C2। तो क्या क्या डिफरेंस है बताओ। T is pretty much same, but in T3 there is nerve root involvement, stellate ganglion. In N, only N2 is divided into A, B, single, ipsilateral or multiple. M, C again is divided into C1 and C2 depending on extrathoracic, if single organ multiple mets or multivisceral metastasis. ठीक है, तो अब मैं इसको एक स्लाइड में कॉन्साइज कर देती हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो T3 में क्या डिफरेंस है, चेस्ट वॉल, नर्व रूटलेट एंड स्टीलेट गैंग्लियन और एजाइगस वेन, ये सब T3 में है, ठीक है। N2A and B, single ipsilateral mediastinal lymph node and multiple ipsilateral mediastinal lymph node, और M1C, A and B एक ही ऑर्गन में मल्टीपल मेट्स है, वन ऑर्गन मल्टीपल मेट्स, तो N1CA
CV में और मोर देन वन ऑर्गन। ठीक है, तो ये डिफरेंस है 8th एंड 9th एडिशन AJCC में, जो मैं सोच रही हूँ कि दिस कैन बी अ क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आ जाओ इसके स्टेजिंग पे। तो 9th AJCC के हिसाब से स्टेजिंग में क्या डिफरेंस है, उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे इसके साथ। तो मेनली जो N2 स्टेजिंग है ना, वो उसने सब प्रॉब्लम क्रिएट करके रखी है। तो N2A, N2B, N2B मल्टीपल स्टेशंस और बल्की मीडियासिनल लिम्फ नोड्स। तो बल्की की डेफिनेशन NCCN क्या बोलता है? मोर देन 3 सेंटीमीटर। मोर देन 3 सेंटीमीटर अगर मीडियासिनल लिम्फ नोड इज देयर, दैट इज बल्की मीडियासिनल लिम्फ नोड, या फिर मल्टी स्टेशन mediastinal lymph nodes, that is also N2B। अब स्टेजिंग हम देखते हैं, तो 1A 1B, अब इसमें मोर देन 4 सेंटीमीटर अगर है, तो मोर देन 4 सेंटीमीटर क्या है हमारे स्टेजिंग में? दैट इज T2B। तो 3 to 4, more than 4, 2B। 2B वाला जो है उससे 2 हाँ, तो 2B वाला जो है दैट इज 2B। इधर को एडजुवेंट ट्रीटमेंट लगता है। ठीक है, तो आपके पेशेंट को 2A से एडजुवेंट ट्रीटमेंट लगेगा, इसलिए ये मोर देन 4 सेंटीमीटर इंपॉर्टेंट है। मोर देन 4 सेंटीमीटर N1 ऐसा पेशेंट को एडजुवेंट ट्रीटमेंट लगेगा। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा 4 सेंटीमीटर कौन से स्टेज में आ रहा है, दैट इज 2A। 2A से शुरू हो गया। ठीक है, फिर दूसरा हमको वो स्टेजेस याद रखनी है जिस स्टेज से हमारा ट्रीटमेंट चेंज होता है। ठीक है, तो एक N2A लैंडमार्क है डिसाइड करने के लिए ट्रीटमेंट। N2B के बाद से सबको डेफिनेटिव CTRT लगना है, फॉलोड बाय डुरवालुमैब देना है, ये फिक्स्ड है। N2B के बाद B से ही सबको डेफिनेटिव CTRT देना है, फॉलोड बाय डुरवालुमैब देना है, ये बोलता है पैसिफिक ट्रायल। ठीक है, तो अब पूरी कंट्रोवर्सी इधर है, N2B से पहले। ठीक है, अब हम कभी ऑपरेट नहीं करते, तो ये तो हमारे गेम के पार्ट ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सक्लूड हो गया, ये एक्सक्लूड हो गया। मेन A and 3B, इसका वो पंगा है कि वो क्या ट्रीटमेंट करना है। और B में भी कौन से वाले? जिसको N2A है प्लस लोकली एडवांस्ड है। तो ये बोलता है कि अगर लोकली एडवांस्ड है और अगर N2A है तो हमको नियो एडजुवेंट ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, तो अभी हमको क्वेश्चन आया था उस टाइम, क्या क्वेश्चन सहाना तुमने पढ़ाया था जब, क्या क्वेश्चन आया था? N2 मोर देन 3 सेंटीमीटर का ट्रीटमेंट। I think primary was 3 centimeter, but N2 where options were even neoadjuvant. Wait, I'll just open it. ठीक है, तो एक दो चीजें हमको बतानी है। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया है? N2 तो दिया है, पर वो मोर देन 3 सेंटीमीटर दिया है कि मल्टी स्टेशनल मीडियास्टिनल लिम्फ नोड दिया है, ये क्वेश्चन में हमको ध्यान रखना है। अगर मोर देन 3 सेंटीमीटर N2 और मल्टी स्टेशनल मीडियास्टिनल लिम्फ नोड दिया है तो हमको डेफिनेटिव CTRT फॉलोड बाय डुरवालुमैब। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। अब हमको N1 और N2A, ठीक है, T2 और T3, तो T3, T4,
N2A अगर पेशेंट है तो हम इसको न्यू एडजुवेंट ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो ये पूरा स्टेजिंग का रोल है। चलो, तो अब साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर एंडोब्रोंकियल इन्वॉल्वमेंट है तो आपके पेशेंट को कफ होगा, डिस्निया होगा, हेमोप्टाइसिस रहेगी, वीजिंग रहेगी, इंट्राथोरेसिक स्प्रेड रहेगा, तो कफ, डिस्निया, प्लूराइटिक पेन, चेस्ट पेन, हॉर्सनेस, हेमीडायफ्राम, पैन कॉस्ट्यूमर, क्लास को अच्छे से सुन लो और उसके बाद इसको भैया पढ़ लो रात में, ठीक है। एसवीसी सिंड्रोम एंड पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो आपको अगर साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं तो आप कैसे डिवाइड करोगे? अगर एंडोब्रोंकियल इन्वॉल्वमेंट है या इंट्राथोरेसिक स्प्रेड है या सिस्टमिक स्प्रेड है या पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम से, हम 4 पार्ट्स। एंडोब्रोंकियल इन्वॉल्वमेंट है तो कफ, डिस्निया, हेमेप्टाइसिस, वीजिंग एंड रिकरेंट नॉट रिजॉल्विंग निमोनिया। इंट्राथोरेसिक है तो कफ, डिस्निया, चेस्ट पेन, हॉर्सनेस, यूनिलैटरल हेमीडायफ्राम इन्वॉल्वमेंट, पैनकॉस ट्यूमर, एसवीसी सिंड्रोम एंड पेरिकार्डियल इफ्यूजन। सिस्टमिक स्प्रेड हो गया तो वेट लॉस, एनोरेक्सिया, चेस्ट पेन, सुप्राक्लेविकुलर लिम्फेडिनोपैथी, and bony pain, unexplained neurological findings, seizures, and alkaline phosphatase and hypercalcemia, anemia. And paracrineoplastic syndrome, hypercalcemia, SIADH, Cushing, Lambert-Eaton. तो ये सब चीजें होती हैं। तो सिम्टम्स को हमको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। अब क्वेश्चन पीएफटी पे, तो अगर कोई भी पेशेंट अभी लाइट चली आया, आवाज आया, करंट चला गया। तो अगर कोई भी पेशेंट को ये आता है कि हमको प्री ऑफ क्या इवैल्यूएशन करना है पेशेंट का, तो हमारे पास पेशेंट का 6 मिनट वॉक टेस्ट, पीएफटी, 2D इको, ठीक है, ये सब चीजें करवाएंगे। और स्टेयर, 3 फ्लोर स्टेयर, ठीक है, ये सब चीजें करवाएंगे। उसके बाद कार्डियक असेसमेंट करेंगे फॉर लो रिस्क पेशेंट। आवाज आ रही है? तो कार्डियक पेशेंट रहेगा या उसका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो हम FEV1 एंड DLCO देखेंगे। अगर FEV1 और DLCO मोर देन 80% है, देन पेशेंट कैन गो फॉर न्यूमोनेक्टमी, ठीक है, पेशेंट कैन गो फॉर न्यूमोनेक्टमी। रिकॉर्ड नहीं हो रहा, ठीक है। अगर उससे कम है, लेस देन 80% है, आइदर ऑफ द वन, तो हम एक्सरसाइज टेस्टिंग करके पीक ऑक्सीजन देखेंगे। फिर वो जो ऑक्सीजन है VO2, दैट इज ऑक्सीजन कंजम्पशन, अगर वो मोर देन 75% है एंड मोर देन 20 ml per kg per minute है, देन ऑल्सो पेशेंट कैन गो फॉर न्यूमोनेक्टमी। पर अगर लेस देन 35 है एंड लेस देन 10 है, ये 75 है, ये 20 है, ये 35 है, ये 10 है, इससे कम है तो आप पेशेंट को भैया लोबेक्टमी और न्यूमेक्टमी नहीं कर सकते, ना लोबेक्टमी कर सकते हो ना न्यूमेक्टमी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे पेशेंट को आप SBRT दे दो, ठीक है। अब 35 से 75% है और 10 to 20 ml per kg per minute है, तो ऐसे पेशेंट का आप स्प्लिट फंक्शन प्रेडिक्टेड पोस्ट ऑपरेटिव ऑक्सीजन देखो, ठीक है, प्रेडिक्टिव पोस्ट ऑपरेटिव FEV1 एंड
FEV1 एंड DLCO मोर देन 30% है तो पेशेंट का कैलकुलेटेड रिसेक्शन हो सकता है, पर अगर लेस देन 35% एंड लेस देन 10 ml है तो आप नहीं ही कर सकते। तो कैलकुलेटेड में क्या करोगे भाई, लोबेक्टमी और सेगमेंटेक्टमी या फिर वेज रिसेक्शन। हेलो, किसी का बैकग्राउंड नॉइस है। तो अब हमने क्या करा, DLCO देखा, FEV1 देखा, FEV1 एंड DLCO मोर देन 80% है दोनों, तो हम न्यूरेक्टमी कर सकते हैं। अगर लेस देन 80% है उनमें से एक भी, तो हम एक्सरसाइज टेस्टिंग PeVO2 करेंगे। VO2 क्या है, ऑक्सीजन कंजम्पशन, ठीक है। तो कितना ऑक्सीजन कंजम्पशन हो रहा है, मोर देन 75% एंड मोर देन 20 ml पर kg पर मिनट हो रहा है, देन आल्सो पेशेंट को गो फॉर न्यूरेक्टमी। पर 35 to 75 है, 10 to 20 ml पर kg पर मिनट के हिसाब से है, तो हमको स्प्लिट फंक्शन FEV1 एंड DLCO करना पड़ेगा। एंड इफ बोथ ऑफ देम इज मोर देन 30, देन पेशेंट का कैलकुलेटेड रिसेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और इफ एट वन ऑफ देम इज लेस देन 30, तो हम PPO पोस्ट ऑपरेटिव प्रिडिक्टिव पोस्ट ऑपरेटिव ऑक्सीजन कंजम्पशन देखेंगे। अगर वो मोर देन 35 एंड मोर देन 10 है तो भी हम कैलकुलेटेड करेंगे। तो कैलकुलेटेड में हमारे पास क्या ऑप्शन है, लोबेक्टमी, सेगमेंटेक्टमी एंड वेज रिसेक्शन। लेस देन 35% एंड लेस देन 10 ml है तो हमको करना ही नहीं है। तब हम कुछ मेडिकल ऑन्कोलॉजी अनफिट पेशेंट है वो करेंगे। तो ये हुआ पेशेंट का पल्मोनरी फंक्शन। तो क्लिनिकल स्टेज 1 कैंसर है, उसका FEV1 लेस देन 65% है, तो हम उसका लोबेक्टमी नहीं कर सकते। इफ मोर देन 65 है, लेस देन 65 है, reduce lung function FEV1 less than 65, if yes है then हमको एम्फाइसेमा और इन सब का इवैल्यूएशन करवाना है। अगर वो उसमें से भी चीजें प्रेजेंट है तो हमको स्प्लिट फंक्शन देखना पड़ेगा। और पर्सन FEV1 लेस देन 30 है तो वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, हम SBRT या RFA करेंगे। ये स्टेज 1 की बात होती है, ठीक है। और इफ अच्छा है तो हम लोबेक्टमी करने का रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो RCRI क्या है, recalibrated thoracic revised cardiac risk index, RCRI, recalibrated thoracic revised cardiac index, ये ESMO में दिया है, इसलिए इस पे क्वेश्चन एक्चुअली बार बार आता है कि कार्डियक पेशेंट है तो आप कैसे मैनेज करोगे। तो इसने कुछ पॉइंट्स देके रखे हैं। इश्मिक हार्ट डिसीज है तो 1.5 है, पहले से कोई सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज है तो 1.5 है, सीरम क्रिएटिनिन मोर देन 2 है तो 1 है, न्यूरेक्टमी प्लान कर रहे हो तो 1.5 है। और उसके हिसाब से उसने कुछ किया A B C D, A में कोई रिस्क नहीं है, 0, B is 1 to 1.5, C is 2 to 2.5 and D is more than 2.5। तो इसमें हम अब देखो, हमने एक रिस्क देखा, उसकी कार्डियक कंडीशन देखी, वो कोई मेडिकेशंस ले रहा है कि नहीं, या न्यूली सस्पेक्टेड कोई कार्डियक लीजन आया है, एंड पेशेंट 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स नहीं चढ़ पा रहा है। तो फिजिकल हिस्ट्री, बेसलाइन ECG, कैलकुलेट RCRI एंड बेसलाइन हिस्ट्री, ये सब देख के हमने ये कैलकुलेशन किया। अगर ऐसा सब कुछ है तो हमको वो जो हम बचपन में कार्डियक टेस्टिंग पढ़ते थे, AHA क्राइटेरिया, ठीक है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो करता था, नीड फॉर कोरोनरी इंटरवेंशन, CABG और PCI एंड सर्जरी आपको मोर देन 6 वीक्स के लिए पोस्टपोन करनी पड़ेगी। अगर उसमें कुछ नहीं निकलता है, टेस्टिंग पे कुछ सिग्निफिकेंट नहीं निकलता है, तो आप बीटा ब्लॉकर, एंटीकोगुलेंट और स्टेटिंस देख के लंग फंक्शन टेस्ट कराओ। आगे लंग फंक्शन टेस्ट के हिसाब से डिसीजन ले लो, ठीक है। तो ये फ्री ऑफ वर्कअप, ठीक है। ये वाला चार्ट तो मोस्टली सब बनाएंगे, आई थिंक पढ़ के जाएंगे, पर
ये वाला जो है ये एसमो से लिया है मैंने, तो अगर आप ये बना के आते हो तो आपको एक्स्ट्रा 1 मार्क 2 मार्क मिल सकते हैं। ठीक है, RCRI इंडेक्स देखना है। ठीक, अब मीडियासिनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स सबको पता है क्या क्या होते हैं, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो सुप्राक्लैविकुलर जोन हमारा 5 जोन में डिवाइडेड होता है। सुप्राक्लैविकुलर जोन, सुपीरियर मीडियास्टिनल नोड, आउटिक नोड, इंफीरियर मीडियास्टिनल नोड एंड एनुअल नोड। तो सुप्राक्लैविकुलर में लो सर्वाइकल, सुप्राक्लैविकुलर एंड स्टर्नस नॉट 1R एंड 1H, इसका हमको पता है कि क्लैविकल बाउंड्री होता है। सुपीरियर मीडियास्टिनल नोड, इसको अपर जोन बोलते हैं। अपर जोन कहाँ तक होता है? एजाइगस वेन या इनोमिनेट वेन के जंक्शन तक होता है। 2 आर अपर पैराट्रेकियल, 2 एंड left paratracheal, prevascular 3, retrotracheal is 3P, lower paratracheal right and left। तो 2 जो होता है वो अपर होता है, 4 जो होता है लोअर होता है, 3A and 3P होता है। तो P के जो A होता है उसके साथ प्रीवस्कुलर होता है और जो P होता है उसके साथ रिट्रोट्रैकियल। 5 is subaortic, ये डायग्राम 6 is paraortic, ascending arch of trachea। 7 is subcarinian, ठीक है, and 8 and